नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती की जो 80 अंक की कृति पत्रिका है उसे किस प्रकार हल करना है, लिखना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा है कि यह वीडियो हिंदी के संबंध में, हिंदी कृति पत्रिका के विषय में आपके मन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी निकल जाएगी और बिल्कुल आप अच्छी तरह पेपर लिखने के लिए तैयार हो जाओगे। यहाँ पर हमारा पूरा जो जो पूरी कृति पत्रिका है वह किस प्रकार है और किस प्रकार उसे लिखना है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलो हम कृति पत्रिका को शुरू कर। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना आवश्यक मानता हूँ। उसमें यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ही कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए। और जिस प्रकार यह वीडियो सुनकर आपको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसी प्रकार का फ़ायदा आपके जो बाकी दोस्त हैं 10वीं के, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबको इस वीडियो से जो फ़ायदा हो रहा है वो हो। इसलिए इस वीडियो को उनके लिए शेयर ज़रूर कीजिए। ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो मुझे इसी तरह के नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेंगी और जो आपके लिए भी ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। हम शुरुआत करते हैं। मैंने एक स्लाइड यहाँ पर आपके सामने रखी है। पेपर हल करते समय हमें क्या करना है? छात्रों, हमारी 10वीं की एग्ज़ाम बिल्कुल अभी सामने है, कुछ ही दिन बचे हैं। बिल्कुल वक्त गंवाना नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण कीमती है, महत्वपूर्ण है। कहीं कुछ छूट न जाए, इस दृष्टि से मैंने इस वीडियो में वो सारी बातें उतारने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपके लिए हिंदी के ही लिए नहीं तो बाकी सभी विषयों के लिए भी बड़ा ही उपयुक्त साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलो हम एक एक मुद्दे को लेते हैं। पहली बात है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हिंदी का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, तो वहाँ पर ये सवाल आता रहता ही है, या फिर बहुत सारे विषयों में यह सवाल रहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वहाँ पर आपको रिक्त स्थान लिखना है और जो उसमें आपका उत्तर होता है उसे बॉक्स जरूर कीजिए। अगर बॉक्स करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ज़्यादा वक्त जाएगा तो कम से कम उस उत्तर के नीचे दो रेखाएं खींच के रखिए। प्रत्येक प्रश्न की शुरुआत एक नए पृष्ठ पर करें। हमारे हिंदी विषय में 5 प्रश्न आते हैं। एक गद्य पर होता है, दूसरा पद्य विभाग पर है, तीसरा पूरक पठन पर है, चौथा व्याकरण के ऊपर है और पांचवा हमारा रचना विभाग के ऊपर है। तो यह पांचों प्रश्नों की शुरुआत हम नए पृष्ठ पर करेंगे। इसे कतई ना भूलें। प्रत्येक उपप्रश्न के बाद एक पंक्ति छोड़ें और 2 प्रश्नों के बीच पेंसिल से एक रेखा खींचें। इससे क्या होगा, आपकी उत्तर पत्रिका आकर्षक दिखेगी और जो एग्जामिनर है उसको भी समझने में आसानी होगी। आगे मैंने लिखा है कहीं भी लाल पेन का इस्तेमाल न करें। आपको लाल पेन की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है उत्तर पत्रिका में, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लाल पेन साथ लेके ही न जाएं। उत्तर पत्रिका के प्रश्नों का क्रम प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार हो।
यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न, जिस क्रम से आपके प्रश्न कृति पत्रिका आपके सामने आई है, उसमें जिस क्रम से प्रश्न है उसी क्रम से आप उत्तर पत्रिका में लिखें। देखिए कि उत्तर पुस्तिका में कहीं भी कोई कटी-कुटी नहीं हो। कटी-कुटी नहीं होना नहीं, जिसे हम उसे मराठी में जैसे हम खड़ा-खोड़ कहते हैं, तो ऐसी बातें नहीं होती। उससे क्या होता है, आपका आंसर शीट बिल्कुल गंदा हो जाता है और फिर उसका असर आपके गुणों पर हो सकता है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्न संख्या और उसकी उपसंख्या को सही ढंग से लिखें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, खाली उत्तर ही लिखने। हाँ, लेकिन यह बात बताते समय मैं यह बात भी जरूर बताना आपको पसंद करूँगा। अगर सवाल 1 अंक के लिए है, हाँ, और फिर आधे अंक के लिए होता है, तो आपको देखना है कि वहाँ पर कितना लिखना अनिवार्य है। वो मैंने आगे चलकर बताया है, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जोड़ियाँ लगाओ, ऐसे जो सवाल रहते हैं वहाँ को जो वाक्य है वो पूरा लिखना अनिवार्य होता है। इसे कतई ना भूलें। यदि उत्तर पुस्तिका में आपका हस्ताक्षर पठनीय नहीं है तो यह आपके अंकों को प्रभावित करेगा। याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपका हस्ताक्षर बहुत सुंदर हो, लेकिन जैसा भी है आप ऐसा निकालने का प्रयास कीजिए कि आपकी उत्तर पुस्तिका पठनीय होनी चाहिए, एग्जामिनर को वो समझ में आ जाए। परीक्षार्थी इस तरह से लिखे कि एग्जामिनर को आपके उत्तर तुरंत नजर आए। उत्तर में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यों के नीचे पेंसिल से एक रेखा खींचे। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेखाएं खींचते समय पट्टी का प्रयोग करें। इसी प्रकार की सारी और सूचनाएं अगले पन्ने पर भी है, अगले पृष्ठ पर है, जहाँ पर उत्तर पुस्तिका आपके हाथ में आधे घंटे पहले से है। जब एग्जाम में जाते हैं तो उस वहाँ पर आधे घंटे पहले आपके हाथ में उत्तर पत्रिका आ जाती है। फिर आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में सीट नंबर, उत्तर लिखने की भाषा, केंद्र क्रमांक, हस्ताक्षर, विषय और पेज के दोनों ओर समास में उचित मार्जिन और अन्य सभी जानकारी भरे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये वक्त हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल हर एक क्षण का हमने सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और एक बात है कि उस समय अपने मन को फ्रेश बनाए रखें, कहीं पर भी नर्वसनेस न आए, इसका खासा ख्याल रखें। उत्तर पुस्तिका के बाईं ओर प्रश्न संख्या पृष्ठ के ऊपरी बाएं कोने में होने वाले बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। समास में उपप्रश्न और उसकी संख्या लिखी जानी चाहिए। एग्जामिनर को अंक देने के लिए समास में पहली लाइन छोड़ दें, वहाँ कुछ भी न लिखें। अगली पंक्ति में उपप्रश्न संख्या लिखें, फिर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक चिन्हित करें। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपकी उत्तर पुस्तिका बढ़िया दिखेगी। अंत में उत्तर पत्रक के शेष खाली पन्नों और उत्तर के नीचे के खाली क्षेत्र पर पेंसिल से तिरछी रेखा खींचें। कृतियाँ केवल कलम से निकालें, यानी कि कृतियाँ यानी कि आकृतियाँ। अभी कृति पत्रिका हमारे पास होती है, हम कृति पत्रिका का ही प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर जितनी सारी कृतियाँ हैं आकृतियाँ होती है वो पेन से निकालना है। उन आकृतियों को पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। हर 2 अंकों के उत्तर में 4 मुद्दे अपेक्षित है। 2 अंक अगर सवाल है तो 4 मुद्दे लिखना अनिवार्य है। कई बार छात्र ये सवाल पूछते हैं कि सर 2 अंक के लिए कितना लिखने का है, जैसे कि हिंदी में स्वमत आता है, तो भाई कितना लिखने का 2 अंक के लिए। तो कई सारे छात्रों में देखता हूँ पेज 2, 1.5 पेज 2 पेज भी लिख डालते हैं। स्वमत ही है ना, तो ऐसा मत करो, इसमें आपका ही नुकसान होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। और वहाँ पर 4 या 5 मुद्दों से ज़्यादा मुद्दे ना लिखें। अंत के 10 मिनट में उत्तर पत्रिका जरूर जांच लीजिए, तो यह आपके लिए। और लिखते समय अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो बड़ा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। उत्तर पत्रिका का स्वयं जांचना यानी कि आपको टिक मार नहीं करनी है, बस आपने क्या लिखा है उसे पढ़ना है। और कहीं कोई गलती रह गई है, कोई कुछ बात रह गई, कोई सवाल अगर रह गया है, कहीं कुछ बात अधूरी रह गई है,
तो उसे पूरा करना है उस समय। आगे बढ़ते हम। इस साल कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुले। आप सभी लोगों ने घर पर कई सारी समस्याओं का सामना करते हुए अध्ययन किया है। यह अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन या फिर जो हमारा पाठ्यक्रम निश्चित करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान देने का प्रयास किया और आपके बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने आपका 25% सिलेबस कम कर दिया है। क्यों? तो आपको आपकी दिक्कतें कम हो, आपका मार्ग आसान हो जाए। बहुत अच्छी बात हुई आपके लिए ये तो। देखो, इकाई 1 में 2, 5, 7 और 11 एक पार्ट नहीं है और इकाई 2 में 3 और 8 ये कुल मिला के लगभग 6 पार्ट, 6 घटक निकाल दिए गए हैं। तो अभी क्या बचता है? तो एग्ज़ाम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम भी मैंने यहाँ पर आपके लिए दिया है। इकाई 1 में कविता है, यह 1, 6, 8, गद्य में 3 और 9 और पूरक पठन में 10 और 4। इकाई 2 में कविता 1, 4, 11, गद्य 5, 7, 9 और पूरक पठन 6, 2 और 10। अगर हम इसे इस जो स्लाइड है हम आपके सामने, उसे अगर ठीक ढंग से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बातें दिखाई देती। कौन कौन सी बातें समझ में आती है? तो लगभग 6 कविताएं हैं, 5 गद्य घटक है और 5 पूरक पठन है। अभी हम इनको अंकों के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो 6 कविता है ये 12 अंक के लिए एग्जाम में, ये जो 5 पूरक पठन है, 5 गद्य पाठ है, यह 20 अंक के लिए है और ये जो 5 पूरक पठन है यह 8 अंक के लिए है। तो यह बात बिल्कुल आपको अध्ययन करते समय आसानी हो जाए और किस प्रकार अध्ययन करें, किस बात पर जोर दिया जाए, यह समझने के लिए आपको इसका ज़रूर उपयोग होगा। हम पृष्ठा की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न पत्रिका यानी कृति पत्रिका जिसे हम कहते हैं, उसका प्रारूप यानी नमूना कैसे है उसे समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो गद्य विभाग में है, अ और आ पठित गद्यांश है। अभी पठित गद्यांश का मतलब क्या है? ये जो दोनों घटक है, ये आपको आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी में से गद्यांश वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। पाठ्य पुस्तक के ही होंगे वो, और आप लोगों ने साल भर पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ा है। हाँ, तो आपको ज़रूर इस जैसे ही वो पैसेज, वो गद्य खंड आपके सामने आएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये गद्य खंड किस पाठ से आया हुआ है और उसमें क्या हो सकता है। वैसे वो आपके सामने रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपके पठित गद्यांश होने की वजह से उसके आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 आकलन कृतियाँ हैं, 3 नंबर शब्द संपदा के लिए और 4 नंबर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी स्वमत का प्रश्न वहाँ पर रहेगा। अभी अ में ऐसे 4 सवाल रहेंगे और आ में भी 4 सवाल रहेंगे। हर किसी को 2-2 अंक रहेंगे। तो ये 4 सवालों के हो गए 8 अंक, और फिर आ के 4 सवालों के लिए 4 कृतियों के लिए बन जाएंगे 8 अंक। ऐसे 8 और 8 16 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। और यहीं पर प्रश्न क्रमांक 1 ई जो अपठित गद्यांश के लिए है वह 4 अंक के लिए रहेगा। यहाँ पर एक आकलित कृति और एक अभिव्यक्ति वाला सवाल रहेगा। लेकिन इस अपठित के लिए आपको ज़्यादा वक्त देने की भी आवश्यकता रहेगी। इसे आप कतई ना भूलें। ऐसे कुल मिला के प्रश्न क्रमांक 1 के लिए जो गद्य विभाग है उसके लिए 20 अंक, और मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिलेबस है वहाँ पर 5 प्रकरण, 5 घटक यहाँ पर इसके लिए दिए गए हैं। हम अगले की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर
पद्य विभाग के लिए प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, जहाँ पर अ और आ इसे दो पठित पद्यांश आएंगे, यानी कि जितनी सारी, यानी कि 6 कविता आपको निर्धारित है। 6 कविताओं में से कोई भी 2 कविता यहाँ पर आ सकती है। मैं कविता के कौन सी 2 कविता आ सकती है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक जो सवाल रहेगा, एक यहाँ पर अ जो रहेगा वह प्राचीन कविताओं की ओर रहेगा, यानी मध्ययुगीन कविता जो हमारी किताब में दी गई है, और फिर आ जो रहेगा वह आधुनिक कविताओं के ऊपर वहाँ पर पद्यांश रहेगा। यहाँ पर भी एक आकलन कृति है, एक शब्द संपदा का सवाल रहेगा, और फिर तीसरी सरल अर्थ के रूप में तीसरा सवाल रहेगा, तीसरी कृति रहेगी। तो यहाँ पर अ में भी ऐसे 3 सवाल है, और आ में भी इसी प्रकार के 3 सवाल रहेंगे, 3 कृतियाँ रहेंगी कह सकते हैं हम। हर एक के लिए 2 अंक है। इस दृष्टि से यह 3 और 3 6 कृतियाँ हो जाती है, और हर एक के लिए 2 अंक। इस हिसाब से पद्य विभाग में कुल 12 अंक हो जाते हैं। अब हम पूरक पठन की ओर जाएंगे, तो पूरक पठन हमारा तीसरा सवाल है। यहाँ पर भी 2 कृतियाँ आपके सामने हैं, अ और आ। यहाँ पर भी एक जो पहली जो कृति रहेगी वह पठित गद्यांश के ऊपर आधारित रहेगी, और दूसरी जो कृति रहेगी वह पठित पद्यांश पर आधारित रहेगी। यानी कि पूरक पठन में भी गद्यांश है, पूरक पठन में भी पद्यांश है, दोनों पर एक एक कृति आएगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम में जितने सारे महत्वपूर्ण घटक है उन सबको लेने का प्रयास अपने इस पेपर में, इस कृति पत्रिका में होता हुआ हमें नजर आता है। कहीं पर भी कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, इसे याद रखना है। और बिल्कुल यहाँ पर भी हम अंकों की ओर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर 4 कृतियाँ हमें प्रश्न क्रमांक 3 में कुल मिला के दिखाई देती है, हर एक के 2 अंक। इस हिसाब से यहाँ पर कुल अंक 8 दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3, जहाँ पर आपको एक गद्य खंड या पद्य खंड दिया जाएगा और जिसके ऊपर आधारित कृतियाँ रहेंगी। इस प्रकार के यह तीनों सवाल हमने उनकी चर्चा की, और पहला प्रश्न 20 अंक का, दूसरा 12 और तीसरा 8, ऐसे कुल मिला के 40 अंक हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पर भाषा अध्ययन यानी व्याकरण की चर्चा है, जहाँ पर शब्दभेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्ध करना, इस प्रकार कुल मिला के सामने मैंने सबके अंक बता दिए। और कुल मिला के यह भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के लिए 14 अंक निर्धारित है। तो 50 में 14 अंक, 40 में 14 अंक मिला दिए जाते हैं तो 54 हो जाते हैं। और इस प्रकार हम पत्रिका को आगे ले जाते हैं। वहाँ पर रचना विभाग हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 5 में, और वहाँ पर उपयोजित लेखन है। अंक मैंने सामने लिखे हैं, कौन कौन से घटक उसके अंदर है वह भी मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला वहाँ पर आपको मिलने वाला है पत्र लेखन। 2 पत्र दिए जाएंगे, दोनों में से एक आपको लिखना है 5 अंक के लिए। फिर गद्य आकलन रहेगा, यहाँ पर एक गद्य खंड दिया जाएगा जिसके ऊपर आप 4 सवाल बनाने हैं 4 अंक के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 आ में वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन एक दूसरे के लिए और अथवा के तौर पर रहेंगे 5 अंक के लिए। उससे में दूसरा विज्ञापन लेखन, यानी आपको एक सुंदर जाहिरात बनानी है, वो भी 5 अंक के लिए। और प्रश्न क्रमांक 5 ई निबंध लेखन 7 अंक के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर 26 अंक हो जाते हैं। 54 और 26 कुल मिला के हो जाते 80 अंक। तो यहाँ पर हमने हमारी जो कृति पत्रिका है उसे देखने का और कुछ हद तक समझने का प्रयास किया। आगे हम इसी कृति पत्रिका का बारीकी से अध्ययन करेंगे, समझ लेंगे, और कहीं पर भी हमारा एक भी अंक ना छूटे इस बात की ओर हमारा ध्यान रहेगा। आप लोग ठीक ढंग से सुनते रहिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने समय नियोजन, समय का उचित नियोजन करना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में भी चर्चा की है। अगर आप एग्ज़ाम में समय का सही ढंग से सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा
कि आपका एक अंक का भी पेपर रहने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेरे अनुभव के बारे में। पिछले 20 साल से मैं 8, 9, 10 कक्षा को पढ़ा रहा हूँ और 10वीं का 20 साल से मेरा अनुभव है। इस दृष्टि से मैं छात्रों को जो बताता हूँ वही यहाँ पर बता रहा हूँ। हर साल तो मैं कक्षा में ही बता देता हूँ। इस बार कोरोना की वजह से ऑनलाइन आपसे संवाद करने का अवसर मिला है, तो इस लिहाज से मैं ऑनलाइन बता दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। आपका 80 अंक का पेपर रहने वाला है। आपके पास 180 मिनट रहेंगे, यानी 3 घंटे ने 180 मिनट हो जाते हैं। और इस बार बोर्ड ने आपके लिए और 30 मिनट ज़्यादा दिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतनी समस्याओं का सामना करते हुए तैयारी की है। एक दूसरे 30 मिनटों का इजाफा आपके समय में कर दिया है। कुल मिला के 210 मिनट आपके पास है। 80 अंक का पेपर है। फिर भी मैं मशवरा सुझाव दूंगा आपको कि 2 मिनट एक अंक के लिए देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। एक अंक का सवाल लिखने के लिए, सवाल अगर एक अंक का है तो आप उसे 2 मिनट दो। 2 अंक का सवाल होगा तो आप 4 मिनट देंगे। 4 अंक का सवाल होगा तो आप 8 मिनट देंगे। तो इस प्रकार उसे बढ़ाते जाएंगे। और मान लो ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों के लिए 2 मिनट कम गिरे। हाँ, कुछ सवालों के लिए 2 मिनट नहीं, आपको जचते नहीं है कि नहीं ये 2 मिनट हो ही नहीं सकता। आप प्रयास करके देखो। जो सोमत का सवाल रहता है 2 अंक के लिए, आपको 4 मिनट में आप आसानी से आंसर लिख सकते हो अगर प्रयास करेंगे तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न गद्य खंड होता है, वहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है और उसके ऊपर सवाल होते हैं और फिर उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो पूरा पैसेज आप 16 से 18 मिनट तक लिख सकते हो। घर पे प्रयास करके देखो, आपको ज़रूर इसका अनुभव होगा। और मान लो आपसे नहीं हो रहा है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अंतिम क्षणों में आपके पास आपके 50 मिनट अपने बचा के रखे हैं। क्योंकि 80 अंक का पेपर आपका खाली 160 मिनट में हो जाएगा 2 मिनट के हिसाब से। तो भी यहाँ पर बचते 20 मिनट, जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ कि उन 20 मिनटों में आपको देखना है, क्या देखना है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो, कहीं कुछ बाकी ना हो। हाँ, और आपने ही खुद ने लिखा हुआ जो पेपर है उसे खुद ब खुद देखना है, समझना है, पढ़ लेना है। हाँ, ये सारी बातें आखिरी में जो 20 मिनट मिलते हैं वहाँ पर बच्चे करते हैं। और बहुत सारी बातें उस समय बाकी करनी होती है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास 50 मिनट ज़्यादा है। तो इस दृष्टि से अगर कहीं कुछ रह जाता है तो वहाँ पर उसे रहने दो, आप आगे बढ़ते जाओ। जब आपके आखिरी 50 मिनट बचते हैं उस समय वो जो बाकी बची हुई बातें हैं वो करते बैठेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी कभी जो आसान सवाल होते हैं आगे चलकर आपको पता चलेगा कुछ सवाल इतने आसान होते हैं वहाँ तक बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं। हाँ, ऊपर ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए समय का उचित नियोजन करना है। मैंने देखा है, मैं हर साल 10वीं के पेपर जांचता हूँ तो मुझे वहाँ पर दिखाई देता है कुछ बच्चे 2-2 अंक के लिए पढ़ना धीरे धीरे पढ़ना लिख के रखते हैं। कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। 4 या 5 मुद्दे आपको वहाँ पर लिखने हैं। आप 1.5 या 2 पन्ने भी वहाँ पर लिख देंगे तो आपको 2 से ज़्यादा अंक मिलने ही वाले नहीं हैं। इसके सिवा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 2 पन्नों में इतनी सारी गलतियाँ हो जाती है कि आपके अंक कब कटना वहीं पर शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात की ओर ध्यान यहाँ पर आकृष्ट करना ये बहुत महत्वपूर्ण काम मैं मानता हूँ। और इस दृष्टि से आपको कतई
वक्त जाया न जाए इसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे कि आपके सामने पेपर आ जाता है, गद्य खंड के लिए आपने 16 या 18 मिनट तय किए, वहाँ तक 18 मिनट में जितना होता है वही आप आगे बढ़ते जाइए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बढ़ते जाइए। बाद में आपको वक्त मिलने वाला है और आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपका पूरा पेपर हो जाएगा वक्त पर, कहीं पर भी कुछ छूट ना जाएगा। हाँ, अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो मैं एक और यहाँ पर सुझाव दूंगा कि हिंदी ही नहीं, बाकी किसी सभी विषयों के लिए ये सुझाव कारगर सिद्ध होगा कि आप किसी भी विषय के 5 प्रश्न पत्र अगर हल करेंगे, एग्ज़ाम से पहले लिखेंगे और आपके जो प्राध्यापक है उनको उनसे वह उनकी जांच उनसे कराओगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और फिर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, यह मैं निश्चित तौर पर यकीन के साथ कहता हूँ। पेपर वक्त पर ख़त्म होगा और आप उत्तर पत्रिका अच्छी तरह से जांच सकोगे। गद्य खंड या काव्य वाचन पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ें। जब आपको प्रश्न मालूम हो तो गद्य खंड या काव्य वाचन करते समय कृति पत्रिका में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मिलने में और समझने में आसानी होगी। कई बार क्या होता है छात्रों, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कई बार छात्र गद्य खंड पढ़ते, उसके बाद सवाल पढ़ते, फिर सवालों को देखकर फिर से गद्य खंड को पढ़ना पड़ता है। अगर हम उल्टा करें, पहले सवाल पढ़ ले और उनको दिमाग में रखकर अगर गद्य खंड पढ़ना शुरू करें तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। इसी बात को लेकर मैं स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ और फिर हम शुरुआत करते हैं स्वमत से, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे कृति पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है ना तो ये स्वमत वाला सवाल है। इसका मतलब यह नहीं कि इसको पहले ही लिखो, जो आपको जिस क्रम से आपको कृति पत्रिका मिली है उसी क्रम से आपको लिखना है, लेकिन चर्चा की दृष्टि से मैंने स्वमत को चुना है। स्वमत में अपनी भाषा का भी प्रयोग हो, यानी हिंदी में ही, लेकिन अपने मन की बात हो। हिंदी में ही लिखना है आपको, अपनी भाषा यानी मातृभाषा में नहीं, हिंदी में ही आपको लिखना है, लेकिन अपने अपने खुद के विचार वहाँ पर होना बहुत अनिवार्य है। स्वमत क्यों ही महत्वपूर्ण है? केवल स्वमत का उत्तर लिखते समय केवल पाठ्यांश पर आधारित न हो। और मैंने जो अभी बार बार पूछ रहा हूँ कि स्वमत क्यों महत्वपूर्ण है, आप एग्जामिनर वहाँ पर क्या देखता है? तो आपका अवांतर वाचन कितना है, आपका आकलन कितना है, आपकी निरीक्षण क्षमता कितनी है, एवं आपके विचार, आप किस ढंग से विचार करते हैं। इन सारी बातों को जांचना स्वमत के माध्यम से संभव होता है, इसलिए स्वमत को आप कतई नज़रअंदाज न करो। हाँ, मैं एक यहाँ पर जरूर बात बता देना चाहता हूँ कि छात्र सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार से अपना मत दे सकते हैं, और आपकी जो शैली, भाषा लेने की शैली, वो प्रभावी होना अनिवार्य है। घर पर आप प्रयास करो। फिलहाल अभी भी आपके पास लगभग 20-25 दिन बचे हैं, कम से कम रोज़ एक स्वमत तो लिखिए, तो आपको इसके अंक जरूर अच्छे मिलेंगे। इसी के ऊपर चर्चा जारी रहेगी, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आधा अंक शुद्ध लेखन के लिए जाता है स्वमत में। स्वमत में 4 मुद्दे लिखना अनिवार्य है। हाँ, 4 ही मुद्दे लिखिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। वर्तनी संबंधी गलतियाँ न हो, इसका खासा ख्याल रखो। जैसे कि ये गलतियाँ कर लेते छात्र कई बार, और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ, यहाँ पर सभी गलतियों को देना संभव नहीं है, फिर भी मैंने कुछ गलतियाँ यहाँ पर रखी है। जैसे कि मैं और मैं दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। मैं का मतलब अलग है, मैं का अर्थ अलग होता है, और छात्र इन दोनों का फर्क समझ नहीं पाते। कहाँ और कहाँ, इन दोनों में भी अंतर है। कहा यानी कहना इस अर्थ में वो कहा, और दूसरा जो कहा है वह प्रश्नवाचक के तौर पर बढ़ता है। सॉरी, थोड़ा ऊपर जाएंगे। मैं और मैं के बारे में बताना रह गया। मैं यानी अंदर इस अर्थ में होता है, तो मैं यानी
स्वयं, मैं, अंग्रेजी में जिसे हम आई कहते हुए, तो दोनों में यहाँ पर देखो ना, मैं, कहाँ कहाँ, बिल्कुल दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। खत शब्द, ऐसे कई सारे शब्द हैं हिंदी और मराठी में जिनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन हम बिना सोचे उन शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ स्वमत में नहीं होनी चाहिए, इसका खासा ख्याल आपको रखना है। स्वमत में किस प्रकार के सवाल आते हैं? तो दिए गए परिचित के बारे में व्यक्त विचार, अपने विचार, विचार के आज के परिस्थिति में उपयुक्त है, यानी कि वहाँ पर जो विचार रखे वह आज की वर्तमान स्थिति में कारगर है, उपयुक्त है। विचारों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी, यानी कि वो जो विचार रखे गए उस प्रकार हम बर्ताव करते हैं, उनके प्रति हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है। देखो ये सारे जो सवाल है वो आपको उद्युक्त कर रहे हैं, हमें अपना विचार रखने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। घटक आत्मकथन, विचार संवाद के रूप में लिखिए, जो विचार वहाँ पर दिया गया है उसे संवाद की चर्चा के रूप में, जैसे आप अपने दोस्त के साथ चर्चा कर रहे हैं तो किस प्रकार संवाद, किस प्रकार उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वह संवाद कैसे होंगे वो आपको लिखना है अपने। या फिर वो जो विषय है, यानी कि अपने साथ घटी कोई घटना, यानी कि उस जैसी कोई घटना हमारे साथ हुई है, फिर उसका जिक्र वहाँ पर हम उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। और इसके अलावा भी वो जो परिच्छेद से संबंधित, जैसे कि त्योहार, ऋतु, महीने, उत्सव, प्राणी, वनस्पति और वस्तु, ऐसे किसी भी विषय को लेकर वहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है और हम स्वमत की अच्छी तरह तैयारी करें। स्वमत के अलावा भी अन्य जो कृतियाँ हैं वहाँ पर, जैसे कि आकलन कृति में ही, तो किस प्रकार के सवाल आएंगे और उनका उत्तर, उन्हें किस प्रकार हल करना है, हल करना है नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक, घटनाक्रम का उत्तर लिखते समय सिर्फ नंबर नहीं लिखना, पूरे वाक्य क्रम से लिखना है। घटनाक्रम दिया जाता है, 4 मुद्दे दिए जाते हैं और उचित घटनाक्रम के अनुसार उसे लगाइए, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चे कभी खाली नंबर लिखते, तो ऐसा नहीं करना है, उन नंबरों के साथ वो जो वाक्य वो भी लिखना अनिवार्य है। गद्य पद्य पूरक पठन के एक ही तरीके की कृतियाँ पूछी जाती है, यानी गद्य के लिए, पद्य के लिए, पूरक पठन के लिए कोई अलग अलग कृतियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कृतियाँ एक ही तरह की होती है। सत्य असत्य लिखते समय पूरा वाक्य लिखवा के उसके सामने सत्य असत्य लिखना है। ये जो सवाल है ये कई बार आता है, तो आपको इसका जवाब भी इसी प्रकार देना है। जोड़ियाँ मिलाओ जैसे कृति में सिर्फ लकीर खींचकर जोड़ियाँ नहीं मिलानी है, पहले बाएं ओर के नाम लिख ले और फिर उसके सामने उचित जोड़ी लिखे। उत्तर पत्रिका में कृतियाँ यानी आकृतियाँ पेन से ही निकालनी है, आकृतियाँ आसान तरीके से निकाले, उसके लिए ज़्यादा वक्त देने का प्रयास मत करो, लेकिन पेन से आकृति निकालनी है। और ऐसा भी मत करो सर मैं पहले पेंसिल से निकालूंगा और फिर बाद में पेन से निकालूंगा, इतना वक्त नहीं होता है हमारे पास। हाँ, तो घर में कोई आसान छोटे, हमें क्या होता है आकृति में, एक सर्कल होता है, बॉक्स होता है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए घर पर, आसान है और इससे आपका वक्त भी बचेगा और आपका पेपर भी वक्त पर ख़त्म होगा। देखो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इसी समय आपके लिए, कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि पहला हमारा गद्य विभाग है, उसमें पहला प्रश्न आता है 8 अंक के लिए होता है वो, और मैंने कहा आपको उसे 16 मिनट में ख़त्म करना है। आप अगर पहली बार कर रहे हो ना, जब आपने पहली बार किसी गद्य खंड को लिया है और उसकी जो कृतियाँ है उसे हल करने का प्रयास किया है, तो मैं बताता हूँ 1 घंटा भी एक पूरे 60 मिनट में भी नहीं हो सकता है कभी कभी वो। हम ये प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है और ये 16 मिनट में कैसे होता है। तो आपको वो तरीका सराव से, अनुभव से यह आसान हो जाता है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि वहाँ पर जो आकृति है उसे निकालने के लिए आप पेंसिल लेंगे, फिर कंपास लेंगे, वो निकालेंगे, फिर वो जैसे कि सर ने बोला है पेन से निकालनी है, पेंसिल से निकालनी नहीं है,
तो फिर से उसे पेन से निकालेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त यहाँ पर चला जाएगा। और जो लिखना है वह नहीं लिखेंगे तो क्या अंक मिलेंगे आपको? पेपर ही खत्म नहीं होगा। ऐसा कई छात्रों का होता है। मैं देखता हूँ कि कई सारे छात्र उनके सामने जो उत्तर पत्रिका होती है वह पूरी भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी पेपर अधूरा होता है। क्यों? तो उन्होंने समय का सही नियोजन नहीं किया होता है। सही विकल्प चुने, जैसे प्रश्नों में दिया गया भाग हिस्सा पहले लिखो और बाद में विकल्प वाला यानी उत्तर लिखो। यानी कि सही विकल्प चुनो, जैसे सवाल में भी आपको वो जो वाक्य है वो पहले लिखना है और फिर उसका जो उचित उत्तर है वो भी लिखेंगे। हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। वहाँ पर वही चर्चा हो रही है। एक अंक के लिए कृति पूछी जाए तो पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सवाल अगर एक अंक के लिए है तो आपको पूरा वाक्य लिखना अनिवार्य है। वहाँ पर आप काट छाट मत कीजिए। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपके अंकों के ऊपर उसका परिणाम होगा, प्रभाव पड़ेगा। आधे अंक के लिए कृति पूछी जाए तो एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सवाल आधे अंक के लिए पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर एक या दो शब्दों में ही लिखेंगे, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। इसे भी आप याद रखें। पाठ्य पुस्तक आपने साल भर पढ़ा होने के कारण उस पर आने वाली कृतियाँ हल करने में आसानी होगी। अपठित गद्य खंड को ही आपको बारीकी से समझना है। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल आकृति में पूछा जाता है उसका जवाब आकृति निकाल कर आकृति में ही दो। कई बार छात्र ऐसा नहीं करते हैं तो उसका परिणाम अंकों पर जरूर होगा। उत्तर पत्रिका में रिक्त स्थानों की पूर्तियां बड़े उत्तरों में आए महत्वपूर्ण शब्दों के नीचे पेन या पेंसिल से उसे रेखा, यानी कि उसके नीचे पेन या पेंसिल से रेखा खींचनी है। उस समय पट्टी का जरूर इस्तेमाल करना है। और हम यहाँ पर अभी हमने कितनी चर्चा की, किन किन बातों पर चर्चा की? तो स्वमत के ऊपर चर्चा की और आकलन कृति के जो बाकी सवाल है उनके ऊपर चर्चा की। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आता है, वह है शब्द संपदा का। प्रश्न 1 में भी है और प्रश्न 2 में भी शब्द संपदा के ऊपर सवाल रहेगा। 6 या 8 अंकों तक शब्द संपदा पर सवाल रहते हैं और यहाँ पर जितनी सारे सवाल रहते हैं वो आप लोगों ने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में ये सारे घटक अध्ययन कर लिए होते, आपको उसी समय सिखाए गए होते। और 10वीं में भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जब हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं तो इनके ऊपर चर्चा होती है। क्या क्या आता है इसके अंदर? तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा है विरुद्ध अर्थी शब्द या विलोम शब्द, दोनों का भी अर्थ एक ही है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द उपयुक्त परिच्छेद से ढूंढो, निकालो। तो भाई विलोम शब्द का मतलब ही मालूम नहीं होता है। विलोम का मतलब क्या है, याद रखना है। विलोम का मतलब विरुद्धार्थी शब्द है। दोनों का अर्थ एक ही है, यह समझना है आपको। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है, ऐसा भी सवाल होता है। या फिर शब्द युग्म, यानी 2 शब्दों के बीच छोटी हाइपन डैश होती है। पैसेज में से ढूंढना आसान होता है, यानी कि पैसेज में शब्द ढूंढने के लिए कहा जाता है। जैसे कि खाता पीता दोनों में डैश किया है। छात्रों को क्यों नहीं ढूंढना आता? क्योंकि शब्द युग्म मतलब क्या है वही मालूम नहीं होता है, तो कैसे ढूंढे? तो अभी याद रखिए, इस प्रकार आप ढूंढ सकते हैं। लिंग या वचन में भी उन्हें पहचानो, परिवर्तित करो, ऐसे सवाल होते हैं। अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के लिए अनेक अर्थ होते हैं, वो भी आपको पहचानने के लिए या लिखने के लिए कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं यहाँ पर शब्द संपदा में। उपसर्ग यानी कि यहाँ पर मैंने अप अधिकम मान, यानी कि मान शब्द है उसमें अप जोड़ दिया गया है, यानी कि शब्द के पहले अप लगा है इसलिए उपसर्ग है और शब्द बनता है अपमान। दूसरा शब्द है प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय लगा है, यानी कि शब्द के बाद कोई दूसरा शब्द आपसे जुड़ा है। हाँ, शब्द है धन, उसमें वान जुड़ गया है तो हो गया धनवान। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय भी है। हम शब्द संपदा जारी रखते हैं। इसमें कृदंत है, कृदंत यानी क्रिया से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। और तद्धित किसे कहते हैं? क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। बहुत आसान है, आप लोग जरूर समझ जाएंगे इस परिभाषा से भी। कृदंत और तद्धित कैसे पहचाने, यानी कि जो शब्द क्रियाओं से बने वह कृदंत है।
खाना पीना उठना, ये सारी क्रिया है। और क्रियाओं को छोड़कर अन्य शब्दों से जो बनते हैं वो तद्धित है। परिचय से ढूंढने के लिए कहा जा सकता है 4 शब्द, 2 अंक के लिए आता है, आप जरूर ढूंढ पाओगे। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही अनायास कोई चीज़ नहीं आपको प्राप्त हो जाएगी, परिश्रम तो आपको करना ही है। उसके बाद तद्भव और तत्सम। तद्भव किसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। और फिर विदेशी शब्द, तो ऐसा ऐसा इतना सारा भाग शब्द संपदा में है। और आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर व्याकरण का जो सवाल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। व्याकरण में कई सारे घटक हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो एग्ज़ाम में आने वाला है और उसी क्रम से मैंने देने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो सारे घटक है वो सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। बहुत से घटक डिटेल में समझाने का भी प्रयास किया है। आशा है आपको उससे ज़रूर फायदा होगा। शब्द का भेद लिखिए। सिरचंद जाति का कारीगर है। उत्तर लिखा है मैंने सिरचंद, सिरचंद के नीचे डैश किया है। अभी सिरचंद शब्द लिखा, आपको उत्तर इसी प्रकार लिखना है और डैश करके व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शब्द भेद में आपको किन किन बातों को याद रखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों बातें। आप सिर्फ संज्ञा लिखेंगे तो भी चलेगा, सर्वनाम लिखेंगे तो भी चलेगा, विशेषण लिखा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर पूरा लिख पाते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो अच्छा रहेगा। आगे चलकर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी शब्द संपदा में शब्द भेद में अव्यय भी पहचानने के लिए कहा जाता है, नहीं कि अव्यय भी आते हैं, तो वो कौन सा अव्यय वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन खासा दूसरा जो सवाल है वो अव्यय के ऊपर ही रहता है। अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 शब्द दिए जाते हैं और उसका आपको खाली उचित वाक्य में उपयोग करना होता है। तो यहाँ छात्र अनुशासन में रहते हैं। और मीना ने बच्चों की ओर देखा। तो यहाँ पर इस प्रकार मैंने दोनों का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं एक छोटी सी क्लू यहाँ पर आपको दे देना चाहता हूँ कि कई बार अव्यय अपना स्थान स्वयं ढूंढने में सक्षम होते हैं। बस आप उन शब्दों को वाक्य में उचित ढंग से इस्तेमाल कीजिए, तो आपको इसके अंक जरूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक तालिका मैंने आपके सामने रखी है और सवाल आता है तालिका पूर्ण कीजिए। वह संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वहाँ पर तालिका में संधि शब्द, संधि विच्छेद और भेद। संधि में 3 प्रकार के भेद आपको मालूम है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर दोनों स्वर संधियाँ हैं। महोत्सव, महा अधिक उत्सव। हा नंतर हा के बाद आ आता है, और उत्सव उस शब्द में पहले उ आता है। तो आ और उ दोनों शब्द स्वर होने की वजह से स्वर संधि है। भवन, भवन का संधि विच्छेद है भो अधिक अन। भो के बाद भी ओ आता है और अन में अ, तो ओ और अ दोनों स्वर होने की वजह से स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दोनों स्वर की जगह एक स्वर है और एक व्यंजन है तो व्यंजन संधि रहेगा। दोनों व्यंजन रहेंगे तो व्यंजन संधि रहेगा, और विसर्ग का प्रयोग रहेगा तो वो विसर्ग संधि रहेगा। इसे याद रखना है। हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। सहायक क्रिया पहचान कर उसका रूप लिखिए। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। यहाँ पर मैंने और दूसरा वाक्य देखो मेरा, मानू रो रही है। यहाँ पर मैंने दोनों वाक्य चुन कर ऐसे निकाले हैं कि यहाँ पर आखिर में 3 क्रियाएं आई है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कई बार आपको 2 ही क्रियाएं दी जाती है, और जब सहायक क्रिया पहचानने के लिए 2 क्रियाओं का वाक्य होता है तो वहाँ पर अंतिम जो शब्द होता है वह सहायक क्रिया के रूप में होता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य में पहली आने वाली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। इसलिए पहले वाक्य में मुख्य क्रिया उठना है और उसके बाद आई सकता शब्द है, तो सकता ही सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप सकना। आपको इसी प्रकार लिखना है, सहायक क्रिया सकता, मूल रूप सकना।
दूसरा जो वाक्य है उसमें रो यानी रोना मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर उसके बाद आने वाला शब्द सहायक क्रिया रही, मूल रूप रहना। इस प्रकार आपको लिखना है। पांचवा जो सवाल रहता है वहाँ पर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, मुहावरों का है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मुहावरा लिया है आपके लिए, कोरा जवाब देना, साफ मना करना। मैंने प्रकल्प बनाने में मोहित से मदद मांगी परंतु उसने कोरा जवाब दे दिया। हाँ, इस प्रकार आप उस मुहावरे के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा हट के भी सवाल आता है, यहाँ पर कई बार वाक्य दिए जाते हैं और वहाँ पर मुहावरे वो इन ब्रैकेट में दिए होते हैं, तो आपको उस वाक्य के लिए उचित मुहावरा वहाँ से चुनना होता है और फिर उसे चुनकर उस वाक्य में उसे डालना होता है। तो इस प्रकार भी मुहावरों के लिए सवाल आता है। यहाँ हम बढ़ेंगे आगे, वह है प्रश्नार्थक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया दी जाती है, किसी दौड़ना शब्द दिया जाता है, हालांकि ऐसा चार्ट बना के दिया नहीं जाता, आपको बनाना है। इसी प्रकार का चार्ट आपको बनाना है। क्रिया दी जाती है, जैसे दौड़ना, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय प्रश्नार्थक, दौड़ाना और दौड़वाना, इस प्रकार वहाँ पर लिखना है। लेकिन क्रिया में दिया हुआ शब्द अगर जो पहला शब्द होता है वो अगर दीर्घ हो, दीर्घ है, तो प्रथम और द्वितीय प्रश्नार्थक करते समय उसे ह्रस्व करना मत भूलिए। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। इंदौर से हम गोवा गए, से अपादान कारक। तो यहाँ पर आपको कारक पहचानने के लिए आधा अंक है और वह लिखने के लिए, यानी कि से आपने पहचाना और वो कौन सा है, अपादान कारक, वो ढूंढ आपने चयन किया तो उसके लिए भी आधा अंक है। तो यहाँ पर दोनों आधा आधा मिलकर एक अंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। हाँ, एक मैं कारक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपको कारक अगर पहचानने में तकलीफ हो रही है लेकिन आप उस शब्द को अगर ढूंढ सकते हो तो वह भी लिखेंगे तो भी आपको आधा अंक मिल ही जाएगा, ये कतई ना भूलें। और उसका प्रकार भी अगर उसे पहचान लेंगे आप उस कारक को तो आपको उसका भी आधा अंक मिल जाएगा। कारक के 8 भेद हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसे आप देख लीजिए। अब कारक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए आपको अलग से वक्त भी देना पड़ेगा। सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। निषेधार्थक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य आपको बनाना है। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। उत्तर, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। बस नहीं शब्द का इस्तेमाल करना है, आपका वाक्य बन जाता है और आपको उसके अंक मिल जाते हैं। वाक्य के प्रकारों के भी 8 प्रकार है और उसमें भी और भी प्रकार है। मैंने अगले स्लाइड में आपको वह सारी बातें बताने का प्रयास किया है। क्रमांक 9, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इस प्रकार का भी सवाल आता है, मीना कितनी मधुर गाती है। वाक्य गलत है, उसको आपको अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना है। तो मीना कितना मधुर गाती है, यह परिवर्तन आपको यहाँ पर करना है। गुप्ता जी के कमरा शायद बगल में। उत्तर है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर अभी वाक्य के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर इस प्रकार है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ पर रचना के आधार पर 3 प्रकार अपने किताब में दिए हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे पानी बरसता है, पानी उद्देश्य है, बरसता विधेय है। वाक्य में प्रतिपादित विषय उद्देश्य होता है, उसके लिए जो विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है, याद रखना है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। दूसरा है, 2 वाक्यों को जोड़, यहाँ पर हम संयुक्त वाक्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द निकाल लेंगे तो भी दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट रूप में समझ में आता है, वह संयुक्त वाक्य। तो 2 वाक्य होते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है और उनके लिए एक शब्द यानी कि जोड़ने वाले शब्द होते हैं किंतु, और, पर, परंतु। ये शब्द है वो वाक्यों से निकाल भी लेंगे
तो भी आपको दोनों वाक्यों के अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। यहाँ फिर संयुक्त वाक्य को आपको क्या आता है, वाक्य दिया जाता है और पहचानने के लिए कहा जाता है। तो उसे कैसे पहचाने, तो ये शब्द भी होंगे उस वाक्य में, किंतु और पर परंतु, तो भी वह संयुक्त वाक्य आप समझ लेते हैं। यहाँ फिर और एक संकेत मैंने यहाँ पर दिया है, इनको निकाल लीजिए और उन वाक्यों के अर्थों को देखने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा मिश्र वाक्य इससे हटकर है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द अगर निकाल लेंगे तो दोनों में एक ही वाक्य का अर्थ समझ में आएगा, एक का नहीं आएगा। यहाँ पर जोड़ने वाले शब्द कौन से देखो, तो, कि, जिससे, जो, उसने, क्योंकि, जिनकी, ऐसे शब्द यहाँ पर जोड़ने के लिए, वाक्य जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम जोड़ने वाले शब्द निकाल लेते हैं तो दो वाक्यों में से एक का ही अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है, दूसरे का नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे के ऊपर अवलंबित होता है मिश्र वाक्य में। इसे हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाव और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 प्रकार हैं। ऊपर रचना के आधार पर के प्रकार देखें, भाव और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखेंगे। विधानार्थक वाक्य, जिस रचना से किसी सामान्य कथन का बोध हो, जैसे मैं खाना खा चुका। हम आगे बढ़ते, बाकी 7 प्रकार हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। इस स्लाइड यह है। निषेधार्थक वाक्य, जिससे किसी बात का निषेध प्रकट हो। हमने खाना नहीं खाया, निषेध, नई शब्द आया है देखो, निषेध। आज्ञार्थक वाक्य, जिससे किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है, आदेश देना होता है, यह काम आज ही हो जाना चाहिए, आदेश दिया गया है। प्रश्नार्थक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है। आप अभी कहाँ से आ रहे हैं, प्रश्न किया गया है। अगला है विस्मयादि बोधक, जिससे विस्मय या आश्चर्य आदि का बोध होता है। अरे तुम गए कहाँ थे, आश्चर्य होता है ना, तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रश्नार्थक है विस्मय में, यहाँ पर उन चिन्हों को निकालना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं निकालते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इच्छार्थक वाक्य, जिससे इच्छा का बोध हो, तुम्हें लंबी उम्र मिले। संदेहार्थक वाक्य, जिससे संदेह का बोध प्रकट हो, वह घर शायद ही पहुंच पाएगा। संदेह, यानी कि अगर आप उन वाक्यों को देखेंगे तो जो घटनाएं हो रही है उस प्रकार ये भाव और अर्थ के प्रकार, और भावना उनसे जुड़े सारे प्रकार है। संकेतार्थक वाक्य, जिससे संकेतों का बोध हो, पानी न बरसता तो सारी खेती सूख जाती, संकेत किया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वाक्य के प्रकारों को समझने का प्रयास किया है। अब हम अगली स्लाइड की ओर प्रस्थान करेंगे। वही विराम चिन्ह, यहाँ पर मैंने विराम चिन्हों के नाम आपके सामने रखे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे छात्र इस विराम चिन्ह को क्या कहते यह जानते ही नहीं है। तो खड़ा डंडा होता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य के बाद उसका यानी कि वाक्य समाप्ति के लिए उसका प्रयोग होता है। योजन चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अभी सबको मालूम है आपको प्रश्न चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते थे। अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मय बोधक। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। सबकी चर्चा नहीं करना संभव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूँ तो अपना ये वीडियो बड़ा लंबा बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी आपके लिए यूट्यूब पर रखे हैं। वो भी आप देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको और ज़्यादा आसानी से और ठीक ढंग से समझ में भी आ जाएगा। तो हम बस चिन्हों के नाम देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी एकहरा उदाहरण होता है। उद्धरण चिन्ह दोहरा, इस प्रकार दोहरा उद्धरण चिन्ह है। लोप निर्देशक चिन्ह देखो कैसा होता है, जब कुछ लिखना खत्म होता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उसी प्रकार समाप्ति चिन्ह, वहाँ पर ऐसा चिन्ह होता है। लोक निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है। उपविराम चिन्ह देखो कैसे लिखते हैं, जैसे कि नाटक या एकांकी में इनका बहुत उपयोग होता है। कोष्टक चिन्ह, यहाँ पर 2 प्रकार की कोष्टक चिन्ह मैंने दिए। काकपद, हंसपद या त्रुटिपूर्वक लिखते समय अगर कोई बात छूट जाती है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आड़ी रेखा,
इनसे ऑब्लिक भी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। निर्देशक चिन्ह, जैसे कि किसी का नाम जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी जानकारी लिखने के लिए हम रेशा के निर्देशक चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी कि डॉक्टर पूरा लिखते हैं, डॉ करते हैं और फिर टिम्बा लगाते हैं, लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह जानकारी लेने के लिए। समानता सूचक, तो इस प्रकार हमने कई सारे विराम चिन्ह देखे। उसके बाद हम बढ़ेंगे काल परिवर्तन की ओर। यहाँ पर मैंने लगभग काल के 9 प्रकार आपको बताए हैं और एक ही वाक्य 9 प्रकारों में विभाजित करके दिखा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम तक अगर आप हर दिन खाली एक वाक्य इस प्रकार 9 प्रकारों में विभाजित करके करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काल परिवर्तन के अंक जरूर मिल जाएंगे। कहीं पर भी गलती नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। सामान्य वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। अभी इसे मैं अपूर्ण वर्तमान काल में ले जाता हूँ। कैसे देखो, अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, इसका आभास होता है। यानी कि ये जो नाम है वो उस आभास के अनुसार ही तैयार होते हुए हमें दिखाई देते। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया पूरी हो जाती है। मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है, समाप्त हो गई क्रिया। सामान्य भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में फिर भी वो अपूरा है। देखो अपूर्ण वाक्य कैसे, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। भूतकाल में है लेकिन फिर भी वो अपूर्ण होने का हमें संकेत करती है। हम अगले स्लाइड पर बढ़ेंगे। पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था, पूरा हो जाता है। पूर्णता होने का आभास वहाँ पर हमें होता है। सामान्य भविष्यकाल, देखो भविष्यकाल में होने के बावजूद भी सामान्य अपूर्ण अपूर्ण तीनों प्रकार हमें मिलते हैं। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, भविष्यकाल का संकेत मिलता है हमें। अभी ये अगला वाक्य भविष्यकाल में होता है फिर भी अपूर्ण है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। और पूर्ण भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने काल के 9 प्रकार उसके वाक्य देखे। फिर एक सवाल आता है व्याकरण के लिए, वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ पर छात्र कई बार गलतियाँ करते हैं या फिर वहाँ पर पहचानना होती है गलती, कैसे कैसे शब्द आते हैं, कैसी गलतियाँ होती है, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि पुलिस शब्द है, ये मराठी में पुल्लिंग होता है और हिंदी में स्त्रीलिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आपको खासा ख्याल रखना है। वाक्य शुद्धिकरण में बहुत शब्द है, तो बहुत ऐसा हम बोला जाता है लेकिन लिखा ऐसा नहीं जाता है, लिखा बहुत जाता है। उसने किताब पढ़ी, ये सही है, लेकिन कई बार वहने किताब पढ़ी ऐसा जो होता है, तो वहाँ पर आपको गलत निकाल कर सही करना है। वाक्य शुद्धिकरण यहाँ पर हमने देखा। यहाँ पर लगभग हमारा व्याकरण है कि 40 और 54 अंक का पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है। आखिर में रचना विभाग की ओर हम आते हैं। और देखो ये रचना विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। 26 अंक है, इसे कतई नज़रअंदाज न करो। और जो आपने समय नियोजन किया है उसके लिए भी इसे पर्याप्त समय दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। सबसे पहले हम पत्र लेखन को लेंगे, जहाँ पर दिनांक, संबोधन, प्राप्तकर्ता तथा ओहदा यानी कि जिसे लिखा है उसका ओहदा, तथा ईमेल आईडी, ऐसा सब कुछ लिखना होता है। विषय, संदर्भ, अभिवादन आगे मैंने दिया है सब कुछ आपके लिए। प्रेषक के हस्ताक्षर, स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी, प्रेषक का। 2 प्रकार के पत्र खासकर हमें आते हैं, अभिनंदन पत्र और शिकायती पत्र। ये मेरा अपना अभ्यास है जो मैंने आपके लिए। अभी हम अनौपचारिक पत्र यानी कि पहला जो पत्र, जिसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है, वो कैसे लिखते हैं। अभी यहाँ पर घरेलू पत्र यानी कि हम आमतौर पर अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र और बाकी जो है अपने घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, उनको जो पत्र लिखते हैं वो घरेलू पत्र होता है, जिसमें सबसे पहले दिनांक, फिर प्रति यानी किसे पत्र भेज रहे हैं आप, उसका नाम, पता और ईमेल
ईमेल आईडी। अभी क्या है कि पत्र लिखने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अभी हम इसे आधुनिक तरीका कहेंगे या फिर अभी हम पुराने पत्र लिखते ही नहीं हैं, मेल करते, मेल आईडी मेल करते। तो मेल कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है और वही जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। उसके बाद संबोधन, संबोधन यानी कि वो व्यक्ति कौन है उसके ऊपर आदरणीय है कि बड़ा है, आपसे छोटा है, उसके अनुसार आप लिखेंगे। जिसमें संबोधन प्रिय या फिर आदरणीय कौन है उसके अनुसार। अभिवादन में नमस्ते, सादर प्रणाम। हाँ, अगर अपने बराबर का है तो नमस्ते कहेंगे, वरिष्ठ है तो सादर प्रणाम करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमें पत्र लिखना है वह लिखेंगे। उसे कलेवर कहा जाता है। यहाँ पर मैंने अंक भी दिए दिखा दिए आपको कि एक अंक कहाँ पर है, दूसरा अंक कहाँ मिलेगा, और बचे हुए 2 अंक कलेवर के लिए है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, वह है हस्ताक्षर। वहाँ पर स्वनिर्देश हस्ताक्षर यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो, यानी कि वहाँ पर आपका ऐसा लिखा जाता है। और फिर हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। हाँ, इसे याद रखना, इसके लिए भी 1 अंक है। ऐसे कुल मिला के पत्र के 5 अंक हो गए। और पत्र का अगला प्रकार औपचारिक पत्र, जिसे कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर दिनांक, प्रति, पता, ईमेल आईडी इतना लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद पत्र का विषय, वहाँ पर संदर्भ लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। और माननीय महोदय, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। फिर हम पढ़ते हैं जहाँ पर जिस विषय के लिए आपको पत्र लिखना है वह विषय लिखेंगे। 2 अंक के लिए 2 अंक वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और फिर भवदीय या बहुदीय, जो लिखने वाला है वो अगर पुरुष है तो वो बहुदीय लिखेगा, अगर महिला है तो बहुदीय लिखेगी। उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सारी बातें पत्र लेखन के अंदर आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर गद्याकरण। गद्याकरण में एक गद्यखंड दिया जाता है जिसके ऊपर आप कुछ सवाल बनाने हैं। 4 अंक के लिए होती है, आप 4 ही सवाल मत बनाइए, 5, 6, 7 बना के रखिए। एक हाथ गलत हो जाता है तो आपको उसमें अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा के दिए, सर्वनाम से प्रश्न नहीं पूछना है, शीर्षक का प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है, और हाँ नहीं में उत्तर हो जैसे प्रश्न नहीं पूछना, एक वाक्य में उत्तर हो ऐसे प्रश्न पूछना है। और महत्वपूर्ण वाक्य है कि प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछना है। अगर आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक है, वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन से वह दिए गए, आप वह जरूर पढ़िए और इसे आसान बनाइए। बहुत आसान अंक है, आपको 4 अंक मिलने ही चाहिए किसी भी हालत में, कतई छूटे नहीं, खासा ख्याल रखें। फिर हम वृत्तांत लेखन की ओर बढ़ते हैं। वृत्तांत लेखन जैसे कि विषयानुरूप हो, रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा हो, और उसका विषयानुरूप समापन भी हो। उसके विषय, अपने स्कूल में ऐसे सारे दिन जो मनाए जाते हैं, वह वृक्षारोपण समारोह, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हिंदी दिवस, बाल दिन, शिक्षक दिन, क्रीड़ा दिवस, कई प्रकार के शिविर होते हैं, उनका वृत्तांत आप बना सकते हैं। उसको शीर्षक दीजिए। वृत्तांत भूतकाल में लिखा जाता है। और एक यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण वाक्य मैंने आपके लिए रखे। इन वाक्यों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लो। पहला वाक्य, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं उपयोग में लाए। ये जो उत्तम पुरुष है, मैं, हम, ऐसे शब्दों का वृत्तांत में प्रयोग ना करें और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का ही इस्तेमाल करें। कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है? वह, वे, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना है वृत्तांत में, तभी आपका वो लेख वृत्तांत कहा जाएगा। मैं और हम शब्दों का इस्तेमाल किया तो वह वृत्तांत नहीं रहेगा। हाँ, इसे याद रखना है। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य होता है। जगह का नाम और दिनांक भी लिखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
कार्यक्रम कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे तक चला, कार्यक्रम की शुरुआत, मध्य, अतिथि कौन और उन्होंने उनका संबोधन क्या है, उन्होंने क्या भाषण किया, संबोधन भाषण, उनके विचार कुछ एक दो पंक्तियों में, और उन्होंने क्या संदेश दिया वो संदेश, और उसके बाद वंदे मातरम से कार्यक्रम का समापन। ये सारी बातें वृत्तांत के अंदर आना अनिवार्य है। फिर भी मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि वृत्तांत जिन्हें लिखना है वो जरूर लिखें, लेकिन वृत्तांत से ज़्यादा आसान कहानी होगी। और अंक प्राप्त करने में भी मेरा ऐसा अनुभव है कि कहानी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है अंक प्राप्त करने में, क्योंकि यहाँ अंक बांटे हुए हैं, अंक विभाजित है। शीर्षक दो, शीर्षक अगर उचित है, सही है, हाँ, तो 1 अंक मिल जाता है। आखिरी में सीख होती है, सीख लिखो, 1 अंक मिल जाता है। और उस कहानी को 3 पैराग्राफ में बांट लो। कहानी भूतकाल में लिखो और प्रभावी और विषय की का प्रस्तुतिकरण अच्छा रहेगा, मुहावरेदार और रोचक शुद्ध भाषाशैली रहेगी, तो आपको अच्छे अंक मिल ही जाएंगे। कहानी में 4 अंक या 4.5 अंक प्राप्त करना आसान है। इस दृष्टि से मैं आप सलाह दूंगा कि कहानी लिखें। इसका मतलब वृत्तांत ना लिखे, ऐसे कोई है नहीं, जिनको लिखना है वो जरूर लिख सकता है, अपनी अपनी सोच है। विज्ञापन, अगला हमारा सवाल होता है विज्ञापन। विज्ञापन है जाहिरात, सीधी सी बात है, विज्ञापन आकर्षक ही होना चाहिए। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपका यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वह यह है कि आप ड्राइंग का पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, आप भाषा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसको याद रखकर विज्ञापन आपको बनाना है। कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि विज्ञापन में इतनी अच्छी ड्राइंग निकालते कि पता नहीं कितना वक्त उन्होंने उस विज्ञापन को बनाने में लगा दिया, और भूल ही जाते कि भाई हम ड्राइंग का नहीं, हिंदी भाषा का पेपर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस ड्राइंग से भी ज़्यादा है, ड्राइंग का महत्व है ही, मैं ना नहीं कहता, लेकिन उतना नहीं है जितना वहाँ पर भाषा का है। तो भाषा का ध्यान रखें, पूरे वाक्य ना हो, कम शब्दों का उचित उपयोग हो। वो जो विज्ञापन है वो पेन से बनाना है, कई सारे छात्र पेंसिल से बनाते, गलत है। कुछ बातें वहाँ पर हाईलाइट करो, विषयानुरूप अभिव्यक्ति हो, रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा हो, और उस विज्ञापन का समापन भी विषयानुरूप हो। इस बात को आपको खासा ख्याल रखना है। और हमारे इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है निबंध लेखन। और निबंध में क्या क्या होना चाहिए, तो मुहावरे, कहावतें, काव्य पंक्तियाँ ये होनी ही चाहिए, याद रखना है। 4 पैराग्राफ बनाइए, 1.5 पन्ने तक का आपका 1.5 पेज का निबंध होना चाहिए। आकर्षक प्रारंभ बनाइए और उसकी प्रस्तावना बिल्कुल आकर्षक हो, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में रुचि आए, विषय के अनुसार उसका विस्तार हो, मुहावरेदार तथा रोचक भाषा शैली हो, और उसका आकर्षक ऐसा समापन हो। आपको याद रखना है कि निबंध यूँ तो आखिरी सवाल है। 2 बातें मैं यहाँ पर 2 बातों की ओर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वो यही है कि निबंध आपका आखिरी सवाल है। हम सभी छात्र या फिर आप सभी लोग यहाँ तक आते आते थक जाते हो, लेकिन समय का अगर सही ढंग से नियोजन करोगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपका निबंध भी बहुत बढ़िया होगा, और आखिरी तक आपने ठीक ढंग से लिखा है। आपके लिखने का जोश एक बिल्कुल एक समानता भरा हो, तो आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे। इसी एक आशावाद के साथ मैं मेरा यह स्पीच वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक एक जगह बैठकर मेरा वीडियो शांतिपूर्वक देखा। इन सब के लिए आप सबका तहे दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।